काशिफ साहब, आज सुप्रीम कोर्ट, काशिफ साहब आपसे सवाल करूंगा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का भी इजलास आज हो रहा है। उसका जो एजेंडा है वो तो है आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी अपीलें, तो वहां पे भी ये चीज डिस्कस हो सकती है आज, आपको लगता है? देखिए, अब ये तो मैं फोरकास्ट नहीं कर सकता कि बता सकता कि क्या डिस्कस हो सकता है। डिस्कस तो कुछ भी हो सकता है, बल्कि अभी तो अगर 63A भी करना है तो अभी सारों को पता है कि अलाइनमेंट क्या है। बात पॉलिटिकल अलाइनमेंट की है, कौन किस कॉर्नर में खड़ा, और वो उसी कॉर्नर में खड़े लोग उसी कॉर्नर के मफादात के मुताबिक फैसले करेंगे। अगर 63A का करना पड़ा तो वो कर देंगे, अगर इसको नजरसानी करके उल्टा करना पड़ा ये कर देंगे। प्रॉब्लम ये है कि अब वो पहले एक लोगों ने वो कहते हैं, लोगों ने दस्ताने पहने होते थे, वो दस्ताने भी उतर गए। पहले नकाब पहने होते थे, बहुत सारे नकाब भी उतर गए। अब तो लोग नकाब पहनने को भी पहले को तरद्दुद नहीं करते कि हमको दस्ताने पहन के नकाब पहन के कुछ छुपा के कुछ कर दें, ताकि हमें हमारे पे शक भी ना आए, हमारे पे तनकीद भी ना आए और हम किसी की साइड भी ले। यहाँ तो अब एक खुलकर अलायंसेस बन गए। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो बड़े इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो तारीखी तौर पे कभी किसी ट्रॉयका का हिस्सा नहीं था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी अपने आप को बड़ा रेलेवेंट अब नजर आएगा सियासी जमातों को। इलेक्शन कमीशन को अगर इस्तेमाल करना है तो उसमें बंदे अपनी मर्जी के होने चाहिए, और ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेजिन करें आप कितनी खूबसूरती से इलेक्शन को मनूवर कर सकते हैं अपने हक में, अगर इलेक्शन कमीशन आपकी साइड पे आ जाए। सुप्रीम कोर्ट पहले से एक पावर सेंटर हुआ करता था, फौज और इस्टेब्लिशमेंट एक पावर सेंटर हुआ करती थी, और आपकी एक सरकारी हुकूमत हुआ करती थी। पावर सेंटर्स आपस में कोलाइड करते रहते थे, तो कभी 2-3, कभी सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट ने इकट्ठे हो जाना, कभी किसी ने इकट्ठे हो। अब मसला ये कि सारे इकट्ठे हैं, तकरीबन एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक बिल्कुल एक निज़ाम इकट्ठा है, इसी तरफ जाना है इस निज़ाम को। अब जब ये फैसला हो जाए और सब खुल के सामने भी आ जाए, फिर तो निज़ाम जाएगा तो मामला उसी तरफ। लेकिन ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है कि हर किस्म की नॉर्म आप तबाह कर दें। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर कोई उठकर ये कहते हैं हम नहीं मानते, तो पीछे क्या रह गया? यानी अगर कभी हुकूमत कह देती है हम नहीं मानते, कभी हुकूमत एक ऐसी कानून साजी कर देती है जिसके बारे में हम नहीं जानते। ऑनेस्टली मैं एज ए लीगल एक्सपर्ट मैं नहीं जानता हूँ, एज ए जर्नलिस्ट मैं नहीं जानता, लेकिन लीगल एक्सपर्ट ही कहते हैं कि कोई कानून पीछे से नहीं बन सकता। कोई कानून आप ये नहीं कर सकते कि एक टैक्स की शराब रखें और कहे कि इसका इतलाक अब 2010 से होगा, तो जो भी कानून होगा वो आगे से ही हुआ करता है। लेकिन हुकूमत कहती है हम करेंगे, और सारे मिलकर उसको करेंगे, क्योंकि उन्होंने करना है, क्योंकि जो वो हासिल करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव, वो वैसे ही हासिल हो सकते हैं जब ये सारे इकट्ठे होकर किसी एक लाइन के पीछे खड़े हो जाए। और मुझे लगता है कि वो फैसले हो चुके हैं कि हमने इस मुल्क में चलना कैसे। मुल्क उन्हीं लाइन्स पर चलेगा जिस लाइन पर सरकार इसको चलाना चाहती है। उस पर जो उनको मदद चाहिए होगी, वो बाकी जो खिलाड़ी हैं वो सारे मदद फराहम करते रहेंगे। और बड़ा मेरा ख्याल है बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये, बड़ी बदकिस्मती होगी कि ये निज़ाम उस जगह आ जाएगा पे हर आने वाली हुकूमत ये कहे कि ये इलेक्शन कमीशन ये नहीं मानता, हम ये फैसला नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे, अगले दिन वो कानून साजी करके कहे सिंपल लेजिस्लेशन के साथ, देखें जी कानून साजी उन्होंने हमारे खिलाफ फैसला दिया, हमने पीछे से एक कानून साजी कर दी और उस कानून साजी में हमने इस चीज को कवर दे दिया। यानी फिर तो निज़ाम कैसे आगे चलेगा? ये चेक्स एंड बैलेंसेस का निज़ाम है। इस निज़ाम का मकसद ही ये था कि जो इदारे हैं उनके ऊपर चेक्स और बैलेंसेस रहें, कोई एक इदारा बिल्कुल ही डोमिनेट ना कर जाए पूरे निज़ाम को। फर्द वाहिद ये तो मार्शल लॉज हुआ करते हैं। मार्शल लॉज में होता है कि एक शख्स, उसके नीचे सारे इदारे भी उसी के, वही फैसला करे, वही जज लगाते हैं, वही पीसीओ के तहत हलफ उठवाते हैं, वही बंदे इधर लगाते हैं, वही अपने बंदे लाके असेंबलियों में गांधी के जरिए बिठा देते हैं और पूरा निज़ाम ऊपर बैठकर वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये मार्शल लॉज में होता था, या मार्शल लॉ ड्रिवन डेमोक्रेसीज में होता था, जिसमें जमहूरियत नाम की थी, एक इलेक्शन था और उस इलेक्शन के जरिए भी अपने बंदे थे और निज़ाम उन्हीं को दबाम बख्शने के लिए या आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल होता। अगर हम उस जगह आ गए, आई होप सैनिटी प्रिवेल्स, ये ना हो कि हम प्रियम कर रहे हो यहाँ पे और जो हम कह रहे हो कि जनाब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में कानून में तब्दीली हुई, देखें ये वाला जज आ जाएगा आप 3 उखली उसमें, और वो जज आ भी गए। उसके बाद कहा जाए देखें जी ये चीज इसमें डिस्कस होगी, जो कभी इजलास भी नहीं हुआ, और कहा जाए कि इसमें ये भी डिस्कस होगा, ये भी डिस्कस होगा, और वही चीज डिस्कस होनी शुरू हो जाए। फिर सोचे निज़ाम की बैंक्रप्सी से ज्यादा क्या हो जाएगी।
کہ آپ کے بڑے سے بڑے اداروں کے بارے میں لوگوں کو پتا ہو. جیسے پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ایک ہیئرنگ کے دوران کہ پہلے پتا ہوتا تھا کہ کون سا بینچ بن رہا ہے, کون سے فیصلے آنے. اتنی بدقسمتی ہو ایک ہوتی ہے نا ایک ملک کی کہ سپریم کورٹ کا بینچ ہو اور آپ کو پتا ہو کہ وہ بینچ کیا فیصلہ دینے جا رہا ہے یا اس بینچ نے کیا کرنا ہے. یہ واقعی بڑی بدقسمتی ہوتی ہے ملک کی. آئی ہوپ ہم اس ڈائریکشن میں نہ جائیں. یہ نظام کا جو امپلوژن ہے نا, امپلوژن یہیں سے شروع ہوتا ہے جب آپ ادارے تباہ کرنے شروع کر دیتے ہیں. ملک کوئی بھی ملک ہو, دنیا کا کوئی ملک, وہ چلتا اس وقت ہے جب اس کے ادارے فنکشنل, ادارے کام کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہم اپنے ادارے بچانے کی کوشش کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ ادارے تباہ کر کے ہم حکومتیں بچانے میں لگ جائیں.